हैं कुछ और खबरों का। हाथ में सत्ता होने का मतलब जनता की सेवा होता है, लेकिन हापुड़ बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश राणा ने सिर पर सत्ता का नशा इस कदर सवार कर लिया है कि वो नेता की जगह वो गुंडों की तरह बर्ताव करने लगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश राणा की गुंडई का प्रमाण उस वक्त मिला जब उन्होंने विनोद सिंह नाम के शख्स को भरी पंचायत में जूतों से पिटवाकर बेइज्जत किया। इतना ही नहीं, इससे पहले उमेश राणा ने विनोद के घर पुलिस भिजवाकर परिजनों को भी प्रताड़ित किया है। आपको बता दें कि जिस शख्स पर जिलाध्यक्ष उमेश राणा इतने आग बबूला हुए बैठे हैं, उसकी गलती महज इतनी थी कि उसने जिलाध्यक्ष जी के पिता की गाड़ी को साइड नहीं दी। फिर क्या था, नेताजी को गुस्सा आया और उन्होंने पहले तो पीड़ित उमेश यादव के घर पुलिस भिजवाकर उसके परिजनों को प्रताड़ित करवाया और गाड़ी सीज करवा दी। फिर गांव में पंचायत बुलाकर उसको जूते से पिटवाया और अपने पिता कमल सिंह के पैरों में सिर रखवाकर माफी मंगवाई। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमें नीचा दिखाया वहां पे। फिर हमें इन्होंने एक बड़े बुजुर्ग से जूती से पिटवाया। उसके बाद इन्होंने बोला अब ठीक है, मामला शांत हो गया। इन्होंने ही वीडियो बना के वो अपनी दबंगाई दिखाई। ये वीडियो थी वो कि अपनी गाड़ी से अपने मरीज को लेकर जा रहा था, तो उस गरीब को ये मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के पिता आ रहे हैं, उनके लिए रोड साइड करना होना है। उस गरीब को मालूम नहीं था, उसको जान बचाने की बात थी, तो वो बेचारा जा रहा था, तो लोग साइड ना देने के कारण उस आदमी के साथ में मारपीट की जाती है और उसकी गाड़ी सत्ता के हनक दिखाते हुए उसकी गाड़ी सीज की जाती है। मैं समझता हूं कि ये बड़ी निंदनीय बात है, जबकि इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। एक जिलाध्यक्ष, एक जिम्मेदार और सत्ता पक्ष के को बड़े शालीनता और गंभीरता से लोगों को समझाना चाहिए था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना तो वहाँ कोई पंचायत हुई थी। एक विनोद नाम का शख्स जिसने मेरे पिताजी के साथ बदसलूकी की थी, वो अपनी गलती मानने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए अपने फूफा के साथ आया था, जो बड़े बुजुर्ग थे, लगभग 75 वर्ष से ऊपर के। आपके घर पर? मेरे घर पर माफ़ी मांगने आए थे और माफ़ी मांगने के बाद पिताजी ने उसे माफ़ कर दिया, तो उसके ही फूफा ने उसमें 2 चप्पल मार दिए थे, जिसको बार बार ना हमने उनसे कहा, ना मेरे किसी परिवार के व्यक्ति ने, ना मेरे पिताजी ने, ना मेरे किसी गांव के व्यक्ति ने उसको छुआ तक नहीं। जूते चप्पल मारने की तो बहुत दूर की बात है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं हापुड़ से। प्रवीण, ये सरेआम यहाँ पर दबंगई सामने आई है, फिलहाल क्या अपडेट है इस खबर में? आपके पास क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए दोनों, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला एक मामूली सी जो है गाड़ी को साइड ना देने को है। जिलाध्यक्ष के पिता थे जिनको गाड़ी को साइड ना मिलने पर वो आग बबूला हो गए हैं। जैसा कि जिलाध्यक्ष वहां पर बता रहे हैं कि जो पंचायत हुई कि उन्हें जानकारी नहीं है, जूता मारा गया और वो विनोद अपने फूफा के साथ आया था। तो वीडियो में साफ देखा जा रहा है, जो वीडियो वायरल हुआ है, साफ देखा जा रहा है कि उसमें जो है कितने लोग उस पंचायत में थे और कैसे जूता मारा गया और कैसे विनोद गिड़गिड़ाता हुआ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि पंचायत करके उसको बेइज्जत किया गया। और मामला इतना ही नहीं था, मामला छोटा सा था कि एक साइड ना देने को लेकर जिलाध्यक्ष ने इशू बना लिया। रात को उसकी गाड़ी, जिस दिन घटना होती है उस दिन जिलाध्यक्ष जो है बाकायदा पुलिस को फोन करता है और वो वहां पर पूरी जो है फोर्स जाती है और उसकी जो गाड़ी है उसको वहां से जो है उठाकर लाती है और लावारिस में दर्ज कर देती है। जैसा कि पीड़ित ने बताया है कि उसकी गाड़ी पे लावारिस लिखा हुआ था, जो उसकी एक गाड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित कहता रहा कि उसका बच्चा बीमार है, वो 10 से 12 लाख रुपए खर्च करके आनंद हॉस्पिटल जो मेरठ में है उससे लेकर के आया। वो वैसे ही प्रताड़ित है और उसे पता नहीं थी, वह गलती मानने को तैयार है। जिलाध्यक्ष जो पिता थे उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं, वो जानता था कि वो जिलाध्यक्ष के पिता हैं। तो अनजाने में हुई और अनजाने में उसको इतनी बड़ी सजा मिली। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें और भी 2-3 लोग थे कि जिनको पता नहीं किस कारण या किसी रोग के चलते में उनको जो है उस पंचायत में वो नहीं आए और उनका जो है उनका फैसला हो गया। मगर विनोद के साथ यही रहा कि उसकी गाड़ी थाने में बंद हो गई। उसकी गाड़ी 15 दिन के बाद छूटी और जब छूटी कि जब उसने जो है भरी पंचायत में माफी मांग ली और उसको चूटी मारी गई। जी सोनल, और अभी वो जो पूरा परिवार है दहशत में है और वो न्याय की गुहार कर रहा है कि हमें जो जिलाध्यक्ष है उनसे जान माल का खतरा है और उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा की जाए, तो सुरक्षा की गुहार लगा रहा है और दहशत में पूरा परिवार है।
ठीक है प्रवीण, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गजराज सिंह जी, सत्ता की हनक के मामले लगातार सामने आते ही रहते हैं। लगातार जो आम जन है वो इससे त्रस्त नजर आता है। अब बीजेपी जिलाध्यक्ष की ये दबंगई सामने आई है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? आदमी को, जनप्रतिनिधि लोगों को अपने आचार विचार नहीं बदलने चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बड़ा निंदनीय कार्य है कि किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में ये सब सारा कामकाज होता है और जनप्रतिनिधि बैठे रहें और उनके जो साथी लोग जो है लोगों पर इस टाइप का अत्याचार करते रहे, तो मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता। और सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। कल को लोग बदलेगी भावना से काम करेंगे। जो बदलेगी भावना से काम इसलिए तो लोग करते हैं, लोग याद रखते हैं इन सब चीजों को। और मेरी राय में जो जूते से मारना पीटना वो जमाना लग गया है। जो पहले जो अपने जो हुआ करता था, अब समय बदल रहा है। चाहे कोई किसी भी समाज का आदमी है, चाहे निर्बल वर्ग है, चाहे कोई बड़ा, तो सत्ता के नशे में आकर के ये सब काम करना या करवाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत है। इसको नहीं करना चाहिए था। और मैं तो 40 साल का मेरा भी तजुर्बा है इन सब चीजों का, कि कभी बदले की भावना से इस टाइप से हम लोगों ने काम कभी नहीं किया। सत्ता में भी रहे खूब अच्छी तरह से। तो मैं तो जब मैंने अखबार में पढ़ा है तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल गजराज सिंह जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जमाना अब लग गया है। वो जमाना पहले भी अच्छा नहीं था जब इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। अब जो ये हालत है, इसमें इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, ये भी जायज नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर गजराज सिंह जी ये भी उठता है कि समाज कहाँ है, क्योंकि जो लोग वहां पर बैठे हैं उनको भी यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए थी। जो समाज का पिछड़ापन है वो भी साफ तौर पर ऐसी घटनाओं में झलकता है। देखिए, समाज के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश से जो मौजूदा हालात चल रहा, समाज सेवा नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से चुनाव के अंदर गंदगी, शराब का बांटना, पैसे का बांटना, ये सब सारा चल रहा है, आखिर तो समाज सेवा नाम की कोई रहेगी नहीं। क्योंकि समाज सेवा करेगा, पैसे वाला आदमी आएगा और वो सामंतवादी तरीके से ये सब सारे काम धाम होते रहेंगे। जिसके पास पैसा होगा वो चुनाव करेगा, चुनाव जीतता रहेगा। बाकी आम आदमी जो है सेवा करने वाला कभी इसमें आगे नहीं आ पाएगा। फिर तो गजराज सिंह जी, जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरीके के कदम यहाँ पर उठाने चाहिए? क्योंकि ये घटनाएं बहुत आम सी हो चली हैं। लगातार इस तरीके की सत्ता की हनक की खबरें सामने आती हैं। लोग जो वहां पर बैठे हैं वो मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, कोई आपत्ति दर्ज करवाने वाला नहीं है। तो कैसे इन पर लगाम लगेगी, सवाल ये भी बहुत बड़ा है। वो लोग जो लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं जानते कल को उनके साथ भी यही हालात हो सकता है। अगर लोग खड़े नहीं होंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और मैं तो कहा करता हूँ जो अन्याय करता है, जो जुर्म करता है, जुर्म सहने वाला आदमी भी उतना ही दोषी होता है। उसको आगे आना चाहिए, उठना चाहिए। और ठीक है, भले प्रशासन कुछ भी हो, शासन प्रशासन तो आता जाता रहता है, लेकिन अपनी बात दर्ज करानी चाहिए खड़े होकर के हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजराज सिंह जी आपका, आपकी प्रतिक्रिया के लिए। प्रवीण मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का सामाजिक परिदृश्य है ये कोई आखिरी मामला भी नहीं है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। सवाल यहीं पर आकर खड़ा हो जाता है प्रवीण कि जरा सा एक सिर्फ गाड़ी को साइड न देने की वजह से आप सरेआम किसी इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर समाज पर उठता है प्रवीण कि जो लोग वहां पर मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, कोई आपत्ति दर्ज करवाने वाला नहीं है, तो ये तस्वीर बदलेगी कैसे? देखिए, मैं बिल्कुल आपका बात सही है। और जो आपने कहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेता हैं ये एक तरीके से जनप्रतिनिधि होते हैं। जनता की समस्या सुनने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है कि जो समाज में और जो क्षेत्र में। ठीक है प्रवीण, हमारे साथ उमेश राणा जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, वो फोन लाइन पर हैं। उमेश राणा जी, क्या इतनी बड़ी गलती है गाड़ी को साइड ना देना कि किसी इंसान को जूते से पिटवाया जाएगा सरेआम? देखिए, ये जिस तरह से बताया जा रहा है गलत को, ये इसके तरह से एक गलत प्रस्तुतिकरण है। और ना हमने पिटवाया, ये अपने फूफा के साथ पिताजी से केवल माफी मांगने आया था। ना वहाँ कोई पंचायत हुई थी, लोग गांव के मिलने वाले बैठे हुए थे। दूसरा, आप अभी अपने टीवी पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगाइए, आपको कुछ तस्वीरें दिखाई देंगी यहाँ पर उमेश राणा जी।
उन नहीं, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। तस्वीरों में तो साफ तौर पर जूते मारते हुए दिखाई दे रहा है एक शख्स। पहली बात तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो वीडियो में ना तो किसी ने ये कहा कि मारो। पहली बात आप पूरी वीडियो देखिए, उसके फूफा जो लगभग 75 वर्ष के थे वो उनके साथ आए थे और वो माफी मांग के जब वापस चला था उन्होंने गुस्से में उसके 2 जूते मारे थे। ना हमने किसी परिवार ने मारा, ना किसी गांव के ने, ना किसी रिश्तेदार ने। उसके फूफा जो उसके साथ उसे माफी मंगवाने आए थे उन्होंने ही गुस्से में मारे थे। तो उमेश राणा जी, क्या इतनी बड़ी गलती थी? क्या माफी मांगने के लिए इतना जमावड़ा इकट्ठा हुआ, इतने लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? कोई जमावड़ा इकट्ठा नहीं हुआ। पंचायत के चुनाव चल रहे थे, वहाँ टिकटार्थी बैठे हुए थे जो टिकट के लिए आवेदक थे, ब्लॉक प्रमुखी के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए वो थे। ना मैंने गांव का कोई जमावड़ा था, ना बाहर की कोई पंचायत थी। पता नहीं क्यों इस तरह के इसको तूल दिया जा रहा। पहली बात। दूसरी चीज, जब उसके फूफा ने उसके 2 चप्पल मार दी, मैंने डांटा भी, बन के आप गलत कर रहे हो, ये इस तरह की चीजें हैं मत करो। डांटते हुए तो कोई तस्वीर भी नहीं है या कोई दिखाई भी नहीं, आपके पास कोई सबूत है क्या इस तरीके का? वो वीडियो नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो विनोद है जिसको आप ये मान के चलिए कि उसके इतने लड़ाई झगड़े गांवों में होते हैं। 302 का मुजरिम है ये, डबल हत्याकांड का, ठीक है। और 22 मार्च को भी इसने एक व्यक्ति पर गोली चलाई है। एक वीडियो मेरे पास जिसमें खुद कह रहा था। अच्छा, तो उमेश जी आपको क्या लगता है कि ये जो पीछे इनके ये मुकदमे रहे हैं या जो बैकग्राउंड रहा है उसकी वजह से इस तरीके का व्यवहार हुआ है? नहीं, व्यवहार नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कहने का साइड नहीं थी, साइड में इसने गाड़ी सामने रोक करके गाली गलौज दी और पिताजी से जाकर के लिपट गया, मार पिटाई को उतारू हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, वहां पे और जो 10 लोग थे घटना पे वो बता देंगे। सवाल यहाँ पर उमेश जी ये भी खड़ा होता है कि क्या कानून से ऊपर है क्या कोई इंसान? कानून से ऊपर है पंचायतें, कानून से ऊपर है वो शख्स जो जूते मार रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? क्यों पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ आपकी तरफ से? पहले मेरी बात सुनिए, पुलिस वाले आए थे, इसकी गाड़ी लेकर गए थे, भाग गया। पहली बात, हमारी पूरी आस्था कानून में है और कानून के बाहर हम कभी नहीं जाते। दूसरी बात। तीसरी बात, ना हमने कोई पंचायत बुलाई, ना किसी पंचायत का आयोजन हुआ। इसको खामोखा जो लोग बैठे हुए थे उसे पंचायत का रूप दिया जा रहा है। ये और इसके फूफा और इसके गांव के कुंवरपार प्रधान जी 3 लोग आए थे केवल, और उन्होंने ही बगैर हमसे पूछे इसमें 2 चप्पल मार दी, जिसमें ना हमने इनसे कहा। हमने पिताजी ने कहा कि भी ठीक है आपने माफी मांग ली, ठीक है, लेकिन इस तरह की किसी बुजुर्ग के साथ भविष्य में गलती नहीं होनी चाहिए। और सब एक सवाल और मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगी उमेश जी, आपने जिस तरीके से कहा है कि बहुत सारे मुकदमे पहले दर्ज हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, तो सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, आप सत्तासीन हैं, आप केंद्र में हैं, आप राज्य में हैं, आपके आसपास इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यूं ही घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है क्या? कानून का काम है ना, जहां मौका होता है भी हम कहते हैं भी इसके जिस मुकदमे में जो वांछित है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात। दूसरा, मेरा इतिहास उठा के देखिए, आज तक मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। ये घटना अनावश्यक एक तरह से ऐसे एक दुर्भाग्य से मान के चलिए कि उसके फूफा ने उस पर जूता मार दिया। ना मेरे गांव के आदमी है वो, ना मेरे रिश्तेदार है, ना मेरे परिवार के हैं। तो आपके अनुसार वहां पर कितने लोग थे? आपको क्या लगता है कौन लोग वहां पर थे मौजूद उस टाइम पे? 30-40 लोग होंगे। अच्छा, 30 से 40 लोग वहां पर थे। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि वहां 2 से 3 लोग थे, लेकिन हम तस्वीरें लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं। तो सवाल यहां पर यही खड़ा होता है उमेश जी कि जो कानून को काम करना चाहिए वो कोई इंसान किस तरीके से कर रहा है और सरेआम कर रहा है, वीडियो सामने आ रही है। और ये सत्ता की हनक के गुंडई के मामले पहले मामले नहीं है, इससे पहले भी लगातार इस तरीके की खबरें आती रही हैं, तस्वीर आती रही हैं। सवाल यही है कि ये सब बदलेगा कब? सुनो, मेरी बात सुनो। पहले मैंने ये नहीं कहा 4 लोग थे वहां पे, मैंने ये कहा 4 लोग आए थे ये केवल। मैंने ये नहीं कहा 4 लोग थे वहां पे पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, वहां रोजाना 20-30-40 लोग मिलने के लिए आते हैं। 20-30-40 लोग मिलने के लिए आते हैं। आप मुख्यमंत्री को रोज सुनते होंगे, वो लगातार कोरोना पर कह रहे हैं कि भीड़ ना इकट्ठा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन कर रखें। अगर इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई है तो सवाल, चलिए मैं यहां पर यह भी लेना चाहूंगी कि कोरोना के नियमों का क्या? इतने सारे लोग आपने वहां पर इकट्ठे किए हुए हैं, किसी के चेहरे पर वहां पर मास्क नहीं है। आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है सिचुएशन को कंट्रोल करने की। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ कोरोना को लेकर उनकी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कब की घटनाएं बताना जरा। ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें उसी दिन की हैं ना? घटना कब की है बताओ पहले मुझे।
अगर चुनाव खत्म हो गया है तो भीड़ इकट्ठा क्यों हुई है वहां अरे पर? घटना कब की है ये बताओ पहले मुझे। ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीरें तो उसी घटना दौरान कब की है ना की जिस है? दौरान ये घटना कब की है, तारीख बताओ पहले। आरोप लगाने से पहले उसकी पूरे गहराई में जाया करो घटना के। उमेश राणा जी, जिस वीडियो पर हम लगातार बात कर रहे हैं, आप किस घटना पर ले जाना चाह रहे हैं, आप ये बताइए। हम जिस वीडियो पर लगातार बात कर रहे हैं, आप अपने सवाल, मैं सवाल कर रही हूं, आप जवाब दे रहे हैं, और अब आप मुझसे तारीख पूछ रहे हैं। तारीख आप बताओगे ना, जिस घटना को चला उस घटना की जानकारी भी तो होनी चाहिए आपको। लगातार हम जो वीडियो दिखा रहे हैं वो वीडियो अपने आप में इस बात का सबूत है। आप और किस बात की जानकारी चाह रहे हैं? जब वहां पे इतने लोग इकट्ठा हैं, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक शख्स को जूतों से पीटा जा रहा है, इतने लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। मैं आपसे आपकी जानकारी में मसला तो है ना, आप जानते हैं मामला क्या है? कब की है? आप जानते हैं ना मामला क्या है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मामला क्या है आपको पता है ना? आप तब से जवाब दिए जा रहे हैं, अब आप यहाँ पर डेट की चेकिंग कर रहे हैं कि ये तारीख बताइए मुझे। ये फरवरी शुरुआत की घटना है, उस समय लॉकडाउन नहीं था। पहली बात सुनो, आप जो कह रहे हो कि लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कानून से अलग होकर कभी काम नहीं करता, ठीक है ना। और ये फरवरी शुरुआत की, जब लॉकडाउन नहीं था और कोरोना का इतना प्रभाव नहीं था। उसके बाद ना तो कभी हम 10 लोग हमने इकट्ठे करे। अकेले चलता हूँ गाड़ी में, मेरे गाड़ी में कभी 2 से 3 आदमी नहीं मिल सकते। उमेश राणा जी, फरवरी में कोरोना के मामले नहीं थे क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, कोरोना को तो पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल से हम सिचुएशन ऐसे ही देख रहे हैं। मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन की नहीं, मैं यहाँ पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, लॉकडाउन नहीं था ना उस समय। तो लॉकडाउन में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और मास्क का प्रयोग होगा। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए होंगे, आपको ये कार्यक्रम दिखाई दे रहा है भाई? और भी तो कार्यक्रम हुए बीच में। तो उसकी जवाबदेही भी लेंगे ना हम, जो वहां पर होंगे उनसे उसकी भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अब इसका सीधा सीधा नाता आपसे जुड़ा हुआ है, आप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सवाल आपसे ही किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, तो मैं जवाब देता रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, जो मुझसे आप सवाल कर रहे हो। हाँ, तो जवाब दीजिए, कोरोना के नियमों का क्या बताइए। कोरोना का जो उल्लंघन है, जो प्रोटोकॉल, हम उसका 100% पालन करते हैं। लेकिन ये 3 महीने पुरानी वीडियो जो आप दिखा रही हो जिसको, तो 3 महीने पुरानी वीडियो में भी तो कोरोना की बात होनी चाहिए ना। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, 3 महीने पहले कोरोना नहीं था क्या? गाँवों में सब ऐसे चल रहा था उस समय। तो अब इस पूरे मसले पर चलिए, आप मुझे ये जवाब दीजिए कि ये जो कुछ भी हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? आपको क्या लगता है ये मसला क्यों उठा, ये तस्वीरें क्यों सामने आई, और आगे इस तरीके की तस्वीरें सामने ना हो, इसको लेकर आप किस तरीके की जवाबदेही यहाँ पर रखें? अब मेरी सुनिए, पहली बात, जो ये पंचायत हुई, पंचायत बिल्कुल सरासर है, केवल माफी मांगने आया था अपने फूफा के साथ। दुर्भाग्य से इसके फूफा ने 2 जूते मारे, ना हमारी इसमें कोई मंशा थी। हम भारत के संविधान में, भारत के कानून में 100% आस्था रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसके फूफा ने बगैर हमारी जानकारी के ये घटना कर दी, और कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश के तहत इस घटना को तुल दिया जा रहा है। जबकि वो मेरे गांव का है, मेरा पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी गांव का आदमी है, नंदपुर का, मेरा सिवाया गांव है, ठीक है। और जिस तरह से इसका एक, मैं कहता हूँ, इस घटना का एक राजनीतिकरण हुआ है, इस तरह की घटनाओं में ना तो कौन है वो लोग जिन्होंने राजनीतिकरण किया है? आप बताइए जरा, आपको क्या लगता है, किस पर शक है आपको कि किसने राजनीति की है आपके साथ? जिन लोगों को जो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो लोग हैं। कौन है राजनीतिक प्रतिद्वंदी? यहाँ पर जो ये पंचायत बैठी है, इसमें कौन है आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी? इसमें नहीं है, इससे अलग है। इसमें नहीं है, इससे अलग है, और वो फोन पर नहीं बताई जाती, जब बैठो के सामने बता देंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति हुई है आपके साथ, और तब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? राजनीति हुई है, आप ये मुझे बताइए। उसके हमने तो कहा नहीं माफी मांगने आओ, वो स्वयं फोन करा के, जी भैया ये माफी मांगने आ रहे। उसके फूफा का फोन आया, मेरठ के रहने वाले हैं, हमारे भी रिलेटिव है खेड़ा से, बन के आ जाओ। आए, उन्होंने माफी मांगी, पापा बोले कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। प्रवीण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है लापरवाह अस्पतालों पर। लखनऊ की प्रभारी डीएम का एक्शन सामने आया है।
तो चरक में मरीज को 10 लाख के ऊपर बिल थमा दिया गया दवाई के नाम पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।